Good morning, student. I will teach क्लास थर्ड लेसन। क्लास थर्ड में हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं हम। लेसन थर्ड, जैसे को तैसा। किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला नाग भी रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह नाग मौका पाते ही उसे खा जाता था। इससे कौवे और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता था। एक बार फिर से कौवे की पत्नी ने अंडे दिए। कौवा बहुत खुश था, किंतु उसकी पत्नी कुछ उदास थी। उसे इस बात का भय था कि कहीं नाग फिर से उनके अंडों को ना खा जाए। अपनी पत्नी को उदास देखकर कौवे ने उनसे कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार हम किसी भी हालत में इस दुष्ट नाग को अपने अंडों तक नहीं पहुंचने देंगे। यदि कौवा बाहर जाता तो उसकी पत्नी अंडों की हिफाजत करती थी और अपनी पत्नी की अनुपस्थित में कौवा अंडों की देखभाल करता था। मतलब एक लोग अंडे के पास रहते थे। किंतु एक दिन अचानक दोनों को बाहर जाना पड़ा। वापस आने पर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। नाग एक बार फिर से उनके अंडों को नष्ट कर चुका था। ये देखकर कौवा और उसकी पत्नी बेहाल हो गए और सोचने लगे कि इस प्रकार तो उनका वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वृक्ष से कुछ ही दूरी पर कौवे का मित्र गीदड़ रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन गीदड़ ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा। कौवे ने उसे सारा किस्सा बता दिया। कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा। परेशान होने की जगह तुम इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। ये सुनकर कौवा बोला, तुम ही बताओ मित्र, इस दुष्ट नाग से किस प्रकार छुटकारा पाऊं। कुछ देर तक गीदड़ सोच विचार करता रहा। फिर उसने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र, तुम राजमहल जाओ, वहां से कोई कीमती चीज सबकी नजरों के सामने से उठाकर ले आओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। राजा के सिपाही तुम्हारा पीछा करते हुए वहां जरूर आएंगे। वे उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे और नाग को मार डालेंगे। कौवे को गीदड़ का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत ही राजमहल की ओर उड़ा उड़ गया। जब वो राजमहल पहुंचा तो सरोवर में राजकुमारी स्नान कर रही थी। राजकुमारी के वस्त्र व आभूषण सरोवर के किनारे रखे हुए थे। अचानक कौवे की नजर वहां पर रखे आभूषणों की ओर गई। वह तुरंत उन आभूषणों में से एक बेस कीमती हार अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। ये देखकर सेविकाएं जोर से चिल्लाईं, देखो देखो, कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले गया है। शोरगुल सुनकर राजा के सिपाही कौवे के पीछे भागे। कौवे का पीछा करते करते बरगद के वृक्ष पर के पास जा पहुंचे। तभी कौवे ने वो हार वृक्ष के कोटर में डाला और वहां से उड़ गया। हार प्राप्त करने के लिए सिपाहियों ने कोटर में बैठे नाग को मार डाला और हार लेकर राजमहल लौट आए। नाग के मर जाने पर कौवे ने गीदड़ को धन्यवाद दिया और कौवा और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए बच्चों, हमें ध्यान देना है कि विकट परिस्थितियों में भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धीरज नहीं कोई किसी भी प्रकार की धैर्य न खोकर बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से काम लेने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी में देखिए अभ्यास, क्लास थर्ड में लेसन 3 का अभ्यास भी आपको करना है। बुक को पढ़िएगा, पढ़ के अभ्यास भी करिएगा। लेसन 4 थर्ड क्लास में लेसन 4 चैप्टर है उजाला ही उजाला। क्या चैप्टर है? उजाला ही उजाला। दीपावली का दिन था। सारा शहर प्रकाश से जगमगा रहा था। अमन भी सुबह से दीपावली की तैयारी में जुटा हुआ था। अमन को पटाखे छुड़ाने का बहुत शौक था। वो अपने पापा के साथ बाजार जाकर ढेर सारे पटाखे खरीद कर लाया था। बहुत देर से वह अपने पटाखों के सार संभाल में लगा हुआ था कि तभी उसकी मम्मी ने आकर उसे टोका, अमन, अब पटाखे रख दो और उठकर नए कपड़े पहन लो। लक्ष्मी पूजा के बाद तुम अपने पटाखे छुड़ाना। अमन पटाखों को एक टोकरी में सजाकर उठ ही रहा था कि उसके घर में काम करने वाली नौकरानी का 7 साल का बेटा सोनू वहां आ पहुंचा। अमन के पास इतने सारे पटाखे देखकर उसका मन ललचा गया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे पटाखे दिला दो।
ये बात अमन की मम्मी ने सुन ली। उन्होंने अमन से कहा, बेटा थोड़े से पटाखे सोनू को भी दे दो। किंतु अमन किसी भी कीमत पर अपने पटाखों में से हिस्सा बांटने को तैयार नहीं था। इस पर सोनू जोर जोर से रोने लगा। अमन की मम्मी ने कुछ पटाखे सोनू को देने चाहे, किंतु अमन अपनी टोकरी लेकर वहां से दूसरे कमरे में भाग गया। इस बात पर सोनू की माँ को गुस्सा आ गया और उसने सोनू की पिटाई कर दी। नौकरानी के बेटा सा सोनू। ये सब देखकर अमन की मम्मी को बहुत दुख हुआ, किंतु वह त्योहार के दिन अपने इकलौते बेटे का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए वह चुपचाप पूजा की तैयारी में लग गई। लक्ष्मी पूजा के बाद अमन अपने पापा के साथ मिठाई लेकर पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल के घर गया। शर्मा अंकल ने इसी दीपावली पर नई कार खरीदी थी। वे अपनी पत्नी और बेटे कुणाल के साथ दीपावली की रौनक देखने जा रहे थे। अमन को देखकर वे बोले, आओ अमन, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। अमन नई गाड़ी में बैठकर घूमने को ललायित हो उठा। वह तुरंत गाड़ी में बैठ गया, किंतु तभी कुणाल चिल्लाने लगा, तुम हमारी गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? ये हमारी गाड़ी है। कुणाल की बात सुनकर शर्मा अंकल ने उसे डांटते हुए कहा, कुणाल ये क्या बदतमीजी है? अमन भी हमारे साथ घूमने चलेगा। तब कुणाल रोते हुए बोला, नहीं, अमन हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगा। शर्मा अंकल और उसकी पत्नी ने कुणाल को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अमन को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत गाड़ी से उतर गया। कुणाल के व्यवहार से अमन को बहुत दुख हुआ। चारों ओर उजाला होने के बावजूद भी उसके मन में अंधेरा छा गया। वह उदास मन से घर लौट आया और अपने बरामदे के सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ ही दूरी पर उसकी कॉलोनी के सभी बच्चे इकट्ठे होकर पटाखे छुड़ा रहे थे। अचानक उसे एक तरफ सोनू खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह चुपचाप खड़ा हुआ सभी बच्चों को पटाखे छुड़ाते हुए देख रहा था। अमन को सोनू को पटाखे के लिए मचलना याद आ गया। उसने सोचा, जिस तरह से मैं कुणाल के व्यवहार से दुखी हूँ, उसी तरह सोनू भी मेरे व्यवहार से दुखी हुआ होगा। उसे अपने पश्चाताप हुआ उसे कि हमने जो किया वो गलत किया। अब अमन सोनू के दर्द को महसूस कर रहा था। जब इंसान को दर्द मिलता है ना, तो दूसरे का दर्द वो समझता है। वह तुरंत उठकर अंदर गया। उसने अपने पटाखों के 2 बराबर हिस्से किए, मम्मी से थोड़ी मिठाई मांगी और फिर बाहर आकर उसने सोनू को पुकारा। सोनू डरते डरते उसके पास आया। अमन ने मिठाई और अपने आधे पटाखे सोनू को दे दिए और कहा, आओ सोनू, तुम भी पटाखे छुड़ाओ। सोनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसे खुश देखकर अमन का भी मन फूल की तरह हल्का हो गया। अब उसे चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आने लगा। इसीलिए बेटा हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोग आपस में मिलजुल कर खेलें। व्यवहार की आशा हम दूसरों से ले रखते हैं। हम जैसे व्यवहार दूसरों से रखते हैं, वैसे ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। अगर हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, अगर हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। भाई जैसे को तैसा, जैसा हम करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए बच्चों, बहुत ही जैसे व्यवहार की आशा हम दूसरों से रखते हैं, वैसे ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। इसमें भी अभ्यास दिया गया है। आपको अभ्यास करना है लेसन 4 में। अब देखिए लेसन 5 आपका आया मोर। पोयम है मोर। विश्व का सबसे सुंदर पक्षी भारतवासी, जल स्रोतों से निकट बसेरा लेता बारहमासी। रंग बिरंगा भारी भरकम पिहू पिहू गाता, और उठाकर पंख पूंछ के अभिनवनत दिखाता। रॉकेट सा सीधा उड़ता पार नदी कर जाता, सूखे वृक्षों की डालों पर ये वह आवास बनाता। शाम सवेरे भोजन करने धरती पर आ जाता, बीज बेरियां सांप छिपकली जो मिलता खा जाता। मादा सेती अपने अंडे उसकी रक्षा करती, 4 वर्ष तक उन्हें पालती फिर उनके साथ विचरती। यहाँ लेसन का नाम है मोर। मोर के बारे में बताया गया है यहाँ कि विश्व का सबसे सुंदर पक्षी क्या है? मोर है। ये भारत का वासी है। जल स्रोतों के निकट बसेरा लेता बारहमासी। हमारा ब्यूटीफुल बर्ड क्या है? मोर ही है। जल स्रोतों के निकट बसेरा लेता बारहमासी, मतलब जल स्रोतों के निकट के किनारे ही ये 12 मास रहता है। 12 मास रहता है मतलब 12 मास उसी किनारे रहता है, बसेरा करता रहता है। रंग बिरंगा भारी भरकम पीहू पीहू गाता। मोर देखने में कितना सुंदर लगता है। उसके रंग बिरंगे पंख
देखकर बहुत ही सुंदर लगते हैं और वो पीहू पीहू की आवाज में गाता है और उठाकर पंख पूंछ के अभिनव नृत्य दिखाता। वो अपने पंख फैलाकर बढ़िया सा नृत्य भी करता है। रॉकेट सा सीधा उड़ता पार नदी कर जाता। वो रॉकेट की तरह कुछ सीधा उड़ता है और नदी को पार कर जाता है। सूखे वृक्षों की डालों पर वह आवाज बनाता। तो वृक्षों की डाल जो सूखी हुई होती है उसी पर वो अपना आवाज, अपना रहने का स्थान बनाता है। शाम सवेरे भोजन करने धरती पर आ जाता और शाम सवेरे सुबह शाम अपना भोजन करने के लिए वो कहाँ जाता है? धरती पर आ जाता है, जमीन पर उतर आता है। बीज बेरियां सांप छिपकली, बीज खाता है, बेरियां सांप छिपकली, ये जो भी मिलता है अपना भोजन उसी को बना लेता है। जो भी उसको मिल गया, बीज मिल जाए, बेरियां मिल जाए, सांप छिपकली जो भी उसको मिल जाता है उसे अपना भोजन बना लेता है। मादा सेती अपने अंडे उसकी रक्षा करती। और जो मादा मोरनी होती है, मादा मोर जो होता है तो वो अपने अंडों को सोती। मोर का अंडा होता है, मादा मोर तो अपने अंडे को सेती है, रक्षा करती है उनकी। 4 वर्ष तक उन्हें पालती, फिर उनके साथ भी चलती। मतलब वो अपना अंडा 4 वर्ष तक उन्हें पालती है। 4 वर्ष तक पालने के बाद उसके साथ चारों ओर विचरण करती है, अपने बच्चों को पालती है, उसके बाद उनके साथ विचरण करती है, उनके साथ टहलती घूमती है। तो आपने इसमें देखा मोर, मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। बताया गया मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। विश्व का सबसे सुंदर पक्षी क्या कहा गया है? मोर ही कहा गया है। इसमें भी देखिए अभ्यास दिया हुआ है, आपको अभ्यास करना है। अभ्यास में सारे क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, खाली जगह, निम्न सस्तम शब्दों के सद्भव रूप लिखना है। मयूर का मोर, वृक्ष का, ऐसे वैसे आपको ये सब सही करके लिखना है। अब देखिए लेसन 6, क्लास 3 में लेसन 6 है चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी गणना विश्व के महान राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासकों में किया था। बताया प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता स्वरूपा रानी आदर्श विचारों वाली महिला थी। नेहरू जी का बचपन बड़े ही लाड़ प्यार से बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और भारत लौटकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। इनकी शादी किससे हुई थी? कमला नेहरू के साथ। कुछ समय पश्चात इनके परिवार में एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम इंदिरा रखा गया। इंदिरा गांधी इनकी बेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी की। सिर्फ नेहरू जी का मन वकालत में नहीं लगा। इसी तरह उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात ने इनकी जीवन धारा ही बदल दी। महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए ये देश सेवा के कार्यों में लग गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप इनमें देश की स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो उठी। लंबे संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद पर आसीन किए गए। नेहरू जी अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं सिद्धांतों से कभी विमुख नहीं हुए। इन्होंने देश की प्रगतिशील व शक्तिशाली बनाने का जीवन पर्यंत प्रयास किया। देश को प्रगतिशाली और प्रगतिशील बनाने के लिए मतलब जीवन पर्यंत इन्होंने अपना सर्व योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना की। पुस्तक का नाम था मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कारावास में रहकर इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पत्र भी लिखे। ये सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। ये सभी पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे, जिनका हिंदी में अनुवाद उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, उनके साथ अधिकाधिक समय व्यतीत करना, ज़्यादा समय व्यतीत करना, अधिकाधिक ज़्यादा समय व्यतीत करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इनका मानना था कि बच्चे
भविष्य के नेता हैं और एक सुदृढ़ एवं समृद्धशाली देश निर्माण हेतु इनका अच्छा नागरिक बनना आवश्यक है। ये बच्चों को सदैव प्रेम एवं सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करते। बच्चे भी नेहरू जी से मिलकर बहुत खुश होते थे और इनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इनके जन्मदिन 14 नवंबर को हमारा देश बाल दिवस के रूप में आज भी मनाना था, जैसे हम लोग भी मनाते हैं। नेहरू जी की मृत्यु 75 वर्ष की आयु में 27 मई 1964 को हुई। इनकी अंतिम इच्छानुसार मृत्यु के पश्चात इनकी चिंगारी की राख को हवाई जहाज से ऊंचाई पर जाकर खेतों में बिखेर दिया गया। देश के इस महान सपूत की कर्मठता और देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और उन्होंने क्या किया, मरने के बाद इन्होंने कहा था कि मेरी मिट्टी को खेतों में बिखेर देना जो मेरी राख होगी। अब देखिए इसमें अभ्यास, इसमें भी अभ्यास दिया गया है। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आपको इसमें भी अभ्यास करना है। सारा जो इसमें अभ्यास दिया गया है सभी को आपको करना है। थैंक यू। होमवर्क जरूर करिएगा।